Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशान आईएएस। भारत में जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, इंसर्जेंसी हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा वजह होता है ब्लैक मनी का। और ब्लैक मनी की जब बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला को भी समझना जरूरी होता है। आज की क्लास में हम ये तीन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जानने वाली बात है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कैसे दीमक की तरह पूरे भारत के सिस्टम को खोखला कर रहा है अंदर से। भारत का लगभग 2.3% जो है, इकोनॉमी का 2.3% जो है वो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसके बारे में भी आज की क्लास में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना है हमें कि ये ब्लैक मनी है क्या, व्हाट इज ब्लैक मनी एंड हाउ इट रन्स, कैसे ये काम करता है और ये क्यों काम करता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ब्लैक मनी हर वो मनी है, ब्लैक मनी हर वो मनी है जो इलीगल तरीके से जो है, इलीगल तरीके से एक्वायर किया गया हो। इलीगल तरीके का मतलब क्या हुआ सर? फॉर एग्जाम्पल आपने करप्शन करके जो है पैसे एक्वायर किए हैं तो क्या है, वो ब्लैक मनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है टैक्स की चोरी करके, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करके जो है आपने पैसे को इकट्ठा किया है तो क्या है, ब्लैक मनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है इलीगल ट्रेड किया है, इलीगल कोई ट्रेड किया है, वो जो है उससे जो पैसा आपने एक्वायर किया वो ब्लैक मनी है। आपने कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है और उससे जो पैसे आपने एक्वायर किए हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। इलीगल तरीके से जो पैसे हम लोग एक्वायर करते हैं उसको हम लोग समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी मनी, उसको हम लोग डर्टी मनी भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी हर वो मनी है जिसके बारे में गवर्नमेंट को कोई जानकारी नहीं है, उसको क्या कहेंगे, ब्लैक मनी कहेंगे। भारत में ब्लैक मनी को या फिर कहीं भी ब्लैक मनी को अगर व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है तो उसका एक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने जो है वॉशिंग मशीन का यूज किया होगा और वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, गंदे कपड़े को डालते हैं और वो क्या करता है, गंदे कपड़े को साफ करके जो है हमें साफ कपड़े दे देता है क्लीन करके। यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं, एक वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, एक वॉशिंग मशीन लगा देते हैं और ये वॉशिंग मशीन जो है वो क्या करेगा, ये जितना भी ब्लैक मनी है इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही काम होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना होगा ना कि लॉन्ड्री कर दो, कपड़े की धुलाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो जैसे कि कपड़े की धुलाई होती है वॉशिंग मशीन में, गंदे कपड़े डालते हैं और वो साफ हो जाता है, उसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि ब्लैक मनी को हम लोग डालते हैं बाय यूजिंग सम मीन्स एंड मैकेनिज्म, कुछ मीन्स एंड मैकेनिज्म और कुछ मेथड्स का यूज करते हैं जिसके तहत जो है हमारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक बहुत ही बेसिक मिनिमम तरीके से मैंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझाने की कोशिश की है। मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और दूसरा, आप सबको पता होगा कि ब्लैक मनी को हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते अपने पास फिजिकल फॉर्म में, और इसके लिए कोशिश यही रहती है कि कैसे ब्लैक मनी को जल्द से जल्द जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। तो जितने भी लोग करप्ट तरीके से ब्लैक मनी को एक्वायर करते हैं वो कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। हालांकि इसके बहुत तरीके हैं लेकिन तीन तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तरीका हमारा प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, दूसरा तरीका है लेयरिंग और तीसरा तरीका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इनको प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन को एक साफ शब्दों में समझाना चाह रहा हूं मैं। तीनों अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीकों से जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और 100 करोड़ रुपए जो है आपके पास ब्लैक मनी है और इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे इसके टुकड़े बना दोगे। छोटे छोटे टुकड़े बना के क्या करोगे, अपने भाई, अपने मामा, अपने दीदी, अपने दादू, अपने पापा, अपने मम्मी, सबको जो है क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सबको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए है, आपने क्या किया, 100 करोड़ रुपए जो है अपने जो है किसी दूर के रिलेटिव या फिर अपने दोस्त को दे दिया। अपने दोस्त विशाल को जो है आपने 100 करोड़ रुपए दे दिए और विशाल को बोला कि विशाल तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्त को भेज दो। फिर इस दोस्त को बोला कि भाई तुम अपने मम्मी को भेज दो। इस मम्मी को बोला कि भाई तुम मम्मी के अकाउंट से जो है शांतनु सर के किसी टीचर, उनके कंपनी में काम करने वाले किसी टीचर को भेज दो। तो इस तरीके से ये पैसा घूम रहा है और अंततः जो है पैसा कहाँ पे आ जाएगा, ये घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहे हो, यानी कि शांतनु सर के पास घूमते घूमते जो है यहाँ पे शांतनु सर के पास लास्ट में पहुंच जाएगा। यानी कि शांतनु सर के पास वो पैसा पहुंच गया, 100 करोड़ रुपए पैसे पहुंच गए। हालांकि बीच बीच में इन लोगों ने कुछ कुछ पैसे खा लिए। मान लो इसने 5 लाख रुपए रख लिए, इसने 5 लाख रुपए, 5 लाख सबने लिए और लास्ट में शांतनु सर के पास 70 करोड़ रुपए ही पहुंचा। 30 करोड़ रुपए ये लोग खा गए, बीच में कमीशन खा गए। 70 करोड़ रुपए भी बहुत है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया, 70 करोड़ रुपए आ गया। तो चूंकि ये बहुत लंबा ट्रांजेक्शन होते होते पहुंचा है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने ये भी अक्सर सुना होगा कि भाई जो है एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, किसी के पास मान लो 10 करोड़ रुपए है, वो क्या करता है, किसी गरीब आदमी को पकड़ता है, किसी पुअर को पकड़ता है और उसको बोलता है कि भाई तुम अपने अकाउंट में जो है 50 लाख रुपए रख लो।
50 लाख रुपए रख लो, और 50 लाख रुपए रख लो, और बदले में मैं तुमको 5 लाख रुपए दे दूंगा। बाद में तुम क्या करना मेरे को, बाद में तुम मुझे 45 लाख रुपए बाद में दे देना मुझे। अभी आराम से ये पुअर जो इंसान है वो 50 लाख रुपए रख लेगा, 5 लाख रुपए अपने पास रखने के बाद 2-3 महीने बाद 45 लाख रुपए वापस कर देगा। समझ रहे हो ना? ये जो है ये भी बहुत सारे तरीके हैं। मान लो ये जो शांतनु सर है यहाँ पे, इनके पास 10 करोड़ रुपए थे, 10 करोड़ रुपए इनके पास कैश के फॉर्म है। कैश के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ब्लैक मनी है, अकाउंट में तो नहीं रख सकते हैं। अब ये 10 करोड़ रुपए को ठिकाने लगाने हैं अलग अलग तरीके से। वो गरीब आदमी को पकड़ रहा है, हर एक गरीब आदमी को 50-50 लाख रुपए दे रहा है और कह रहा है 5 लाख रुपए अपने पास रखो, 45 लाख रुपए जो है वो कौन रखेगा? वो मैं रख लूंगा अपने पास, बाद में ले लूंगा तुमसे, ठीक है। और 10 करोड़ रुपए को उसने ठिकाने लगा दिए। समझ में आ रहा है? अब चूंकि कैश में इनके, ये गरीब जो आदमी था, एक्स पर्सन जो था, इसके पास जो है 50 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आए, तो बैंक क्या करेगा? इसका प्रोफाइल चेक करेगा, इसका प्रोफाइल चेक करेगा। और चूंकि ये क्लीन पर्सन है तो इसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो इस पर कोई शक भी नहीं ज्यादा ऐसा कोई मतलब बैंक को या फिर गवर्नमेंट को डाउट नहीं होता, और आराम से जो है वो 50 लाख रुपए अपने पास रखता है, 5 लाख रुपए कमीशन खाता है और 45 लाख रुपए वापस कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। या बहुत सारे आपने सुने होंगे कि सेल कंपनीज को खोल दिया जाता है, सेल कंपनीज। और सेल कंपनीज क्या होती है? कहने मात्र के लिए बस कंपनीज हैं, लेकिन उनका यूज किस में हो रहा है? उनका यूज हो रहा है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे एनजीओज का नाम सुना होगा। बहुत सारे एनजीओज क्या करती हैं? फंडिंग लेती हैं, और फंडिंग लेके क्या करती हैं? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी बिजनेस डील्स होते हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी ज्यादातर कोशिश की जाती है कि भाई वो कैश में हो, कैश में हो। कैश में क्यों चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा? ताकि जो है ब्लैक मनी को ठिकाना लगाया जा सके। जितने भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदे जाते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदे जाते हैं, वो सारे जो है कैश में डील किए जाते हैं, ताकि जो है उसको ठिकाना लगाया जा सके। इलेक्शन में जितने पैसे खर्च होते हैं, इलेक्शन के टाइम में जितने पैसे खर्च होते हैं, वो भी कैश में होते हैं। तो इस तरीके से जो है ब्लैक मनी को जो है इधर उधर जो है लगाकर जो है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने स्विस बैंक का भी नाम सुना होगा। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से स्विस बैंक में लोग जो है पैसे को डिपॉजिट करते हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो है लोग स्विस बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं? स्विस बैंक ऐसा क्या दे देता है उन लोगों को जिससे जो है स्विस बैंक में पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है? जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग जो है ब्लैक मनी अपने पास रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मली अगर हम देखें भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अगर उसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको टैक्स इंटरेस्ट देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। जैसे कि मैंने अपने बैंक में 50 लाख रुपए डाला तो गवर्नमेंट बैंक जो है मेरे को उस पर इंटरेस्ट देगी। तो इस बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट मिलता नहीं है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर भी जो है लोग हैं वो स्विस बैंक में पैसे जमा करते हैं। ऐसा क्या फैसिलिटी देता है स्विस बैंक कि सारे लोग जो है अपने पैसे को स्विस बैंक में ही रखते हैं? और स्विस बैंक की बात जब आती है तो याद करो, किसी ने वादा किया था कि ये जो काले धन जो है, वादा किया था कि नहीं किया था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो यही चलता है, ये जो काले धन जो है जो हमारे बाहर रखे गए हैं, अगर ये सब वापस आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये आपको पता होगा, आपने जो है हमेशा सुना होगा कि सारे काले धन जो विदेश में रखे गए अगर उनको वापस ला दिया जाए भारत में तो 15 लाख रुपए किस हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट है हवाला का। हवाला क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये समझो, 4 पर्सन को हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शांतनु है, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, और ये हमारा गोरखपुर है। फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर, ठीक है, ये दिल्ली है, ये शांतनु है, और शांतनु का जो भाई है वो गोरखपुर में रहता है, आयुष, ठीक है। और यहाँ पे एक और व्यक्ति है, इसका नाम है विशाल, ठीक है, और विशाल का जो भाई है, इसका जो भाई है उसका नाम है ऋतिक, और ऋतिक कहाँ रहता है? दिल्ली में, ठीक है। ये 4 लोग हैं, समझना है। ये किसका भाई है? ऋतिक विशाल का भाई है। शांतनु का भाई कौन है? आयुष है। अब मान लो कि यहाँ पे ऋतिक को जो है 5 लाख रुपए की जरूरत है या 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, बड़ा अमाउंट लेते हैं। और यहाँ पे आयुष को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? शांतनु सर क्या करेंगे? यूपीआई का मेथड यूज करेंगे, बैंक का यूज करेंगे, और बैंक का यूज करके जो है क्या करेंगे? पैसे को ट्रांजेक्शन कर देंगे। 5 करोड़ रुपए ज्यादा अमाउंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख ले लेते हैं, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख की नीड है, 50 लाख की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक का मेथड यूज करेंगे, यूपीआई का मेथड यूज करेंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन का मेथड, जो भी मेथड होगा उसका यूज करके ये लोग ट्रांजैक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ 50 लाख का, इससे गवर्नमेंट को पता चल गया ये कि भाई 1 करोड़ रुपए का 1 CR का जो है ट्रांजैक्शन हुआ है इन 4 लोगों के बीच में। इससे गवर्नमेंट को पता चल गया ये क्या होता है? ये लीगल ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? ये लीगल ट्रांजैक्शन है, इसमें हवाला का कोई मतलब नहीं है, ये लीगल ट्रांजैक्शन है। लेकिन फिर हवाला क्या होता है? ये तो लीगल ट्रांजैक्शन हुआ, जिसको नीड थी उसने ट्रांजैक्शन किया, बैंक मेथड का यूज किया और ट्रांजैक्शन करके जो है, और इसे गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि भाई 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन फिर हवाला में क्या होता है? हवाला में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये जो लोग हैं, है ना, आयुष को यहाँ पे 50 लाख रुपए की जरूरत है,
ठीक है, आयुष को 50 लाख रुपए की जरूरत है, यहाँ पे ऋतिक को 50 लाख रुपए की जरूरत है। मैं विशाल को कह दूंगा कि विशाल तुम काम करो, मेरे भाई को तुम आयुष को गोरखपुर में ही 50 लाख रुपए ले जाके दे दो, 50 लाख रुपए निकालो और 50 लाख रुपए ले जाके दे दो। ठीक है, उसके पास कैश में रुपए था और कैश ले जाके जो है उसने क्या किया, आयुष को दे दिया। यहाँ पे वो विशाल मेरे को क्या कहेगा कि शांतनु सर आप काम करो, ऋतिक को जो है 50 लाख रुपए दे दो, ऋतिक को क्या करो 50 लाख रुपए दे दो। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ कितने का, 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं चला कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका है। इसी को हम कहते हैं बेसिक मिनिमम तरीके से अगर मैं बताऊं तो इसको हवाला कहते हैं। अभी मैंने देखो 2 सिटी का एग्जांपल लिया है, 2 कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति इंडिया में है, एक यूएसए में है, एक व्यक्ति यूके में है, एक नागालैंड थाईलैंड में है, या फिर कहीं भारत के किसी शहर में बैठा हुआ है। कहीं से भी कहीं भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कैश का भी, गोल्ड का भी हो सकता है, गोल्ड का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला 50 लाख रुपए इसको दे दो, मैं 50 लाख रुपए का यहाँ पे गोल्ड तुम्हारे भाई को दे देता हूँ, ये भी हो सकता है। यानी कि गवर्नमेंट को जब नहीं पता चलेगी कि आपने ट्रांजेक्शन किया है अमाउंट को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हवाला। यानी कि जो फिजिकल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिजिकल यानी कि कैश में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, विदाउट मेंशनिंग द गवर्नमेंट को बिना बताए, बिना गवर्नमेंट को मेंशन किए किसी भी तरीके से, अगर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और ब्लैक मनी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कम तरीके से, कम समय में इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जो है हमेशा न्यूज में रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी हमेशा न्यूज में रहता है, जस्ट बिकॉज कि जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे जो है एसेट्स, बहुत सारे पैसे जो है हमेशा जो है ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम है ये पता करना कि भाई ये पैसों का ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एक बेनामी संपत्ति भी होती है, अगर आपको जानना होगा कि बेनामी संपत्ति क्या होती है, बेनामी एसेट क्या होता है, तो कमेंट में जरूर बताना। अगला वीडियो बेनामी संपत्ति या बेनामी प्रॉपर्टी पे ही मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ ब्लैक मनी, कौन कौन से तरीके से ब्लैक मनी को एक्वायर किया जाता है जनरली। तो पहला जो सोर्स है वो है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं वो ज्यादातर जो है कैश में ही डील किए जाते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज आपने देखे होंगे वो ऑनलाइन तरीके से नहीं होते, है ना, ज्यादातर वो ऑनलाइन तरीके से नहीं होते। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई ऑनलाइन तरीके से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं ट्रेसिंग के, तो गवर्नमेंट, पुलिस या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो भी एजेंसीज हैं वो इजीली ट्रेस कर पाती हैं। तो इसके लिए कोशिश ये होती है कि जो है मतलब आप जो है कैश में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन एक्सेस। अब बिजनेसमैन और पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच में भी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इलीगल तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ब्यूरोक्रेट को कोई फेवर करना है बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन ने मान लो कोई टेंडर डाला है और बिजनेसमैन को टेंडर जो डाला गया है उसमें उसको फेवर करना है ब्यूरोक्रेट को, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, कुछ परसेंट कमीशन ले लेगा, और वो कमीशन जो है कैश में ही लेगा, वो कमीशन जो है किसी फेवर में लेगा, वो ये जो है अकाउंट में पैसा नहीं लेगा। आप किसी को बोलोगे, किसी से आपको कोई आपसे जो है इलीगल तरीके से पैसे की डिमांड कर रहा है, तो उसको बोलो मैं तुमको पैसे दूंगा लेकिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में दूंगा, तो मना कर देगा सिंपली, है ना। तो ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, इनके बीच में जो नेक्सस चलता है उसमें भी ब्लैक मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ज्यादातर ये फिजिकल ट्रांजेक्शन होते हैं। आप सबको पता है, आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में या आमतौर पे भी आप ज्यादा कैश लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन लगा रखा है कि 50,000 रुपए से ज्यादा जो है कैश का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, कैश जो है आप नहीं रख सकते हैं, है ना। कैश जो है आपको नहीं रखना है, आपको जो है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो एक मिनिमम अमाउंट के आपके पास कैश है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास 2 लाख रुपए है कैश में आप लेके घूम रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये 2 लाख रुपए आपके पास कहां से आए। फॉर एग्जांपल जो है मेरे घर में शादी थी और मैंने जो है बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले, तो पुलिस मुझे पकड़ सकती है, भाई ये 2 लाख रुपए कहां से आए, लेकिन मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा कि ये 2 लाख रुपए का सोर्स क्या है। मुझे पुलिस को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये 2 लाख रुपए मैंने बैंक अकाउंट से निकाले हैं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, 50,000 रुपए रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, आप सबको पता होगा। और क्या तरीका है, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि जितने ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, जितने ज्यादा हमारे पास पैसे होंगे, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। और इसीलिए टैक्स की चोरी करने के लिए बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कैश में पैसे को घर पे रखते हैं, फिजिकल फॉर्म में रखते हैं। अगर एक बैंक अकाउंट में रखेंगे तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी और टैक्सेस बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। जितने ज्यादा आपके पास एसेट होगा, जितना ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी होगा, उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कम टैक्स दो, ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा टैक्स दो। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। और क्या मेथड है, तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड बिलियन, तो ये तो सबसे कॉमन मेथड है। ज्वेलरी में ब्लैक मनी को रखने का एक बहुत अच्छा मेथड है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कि 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए, जितने भी ज्वेलर्स अगर कोई वीडियो ये देख रहे होंगे उनको पता होगा कि 1 करोड़ रुपए है मान लो, और 1 करोड़ रुपए का क्या करना है, किसी भी ज्वेलर को दे देना है, किसी भी ज्वेलर को दे देना है, या फिर किसी भी ज्वेलर से मान लो कि आपको जो है 1 करोड़ रुपए दे देना है। ज्वेलर जो है आसानी से जो है वो सेटलमेंट कर देता है।
ज्वेलर क्या करता है, आसानी से उसका सेटलमेंट कर देता है, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का आसानी से सेटलमेंट कर लेगा। तो गोल्ड के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो मेटल्स होते हैं, उसमें जो है प्रिजर्व किया जाता है ब्लैक मनी को, कन्वर्ट किया जाता है ब्लैक मनी को। फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में तो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा करप्शन जो होते हैं रियल एस्टेट में, नोएडा में बहुत ज्यादा करप्शन जो हुए थे हमारे पहले, उसमें जो है रियल एस्टेट में जितने भी करप्शन है वो ब्लैक मनी में ही होते हैं। फिर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ लूप होल्स इन द वेरियस टैक्सेशन लॉज, तो जितने भी टैक्सेशन लॉज हैं उसमें बहुत सारे सीए जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प से उसमें भी बहुत सारे फायदा ले लेते हैं वो लोग। और फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड इरेगुलेटरी, तो जितने भी इरेगुलरिटीज हैं इसका फायदा उठा के ब्लैक मनी को हम लोग जो है प्रिजर्व करते हैं, उसको हम लोग जो है होल्ड करते हैं अपने घर पे। एक और बात है, यहाँ पे लिखा होगा कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स इन द वेरियस टैक्सेशन लॉज, या फिर रियल एस्टेट में आपने देखा होगा कि किसी भी लैंड की अगर कॉस्ट जो है 50 करोड़ रुपए है तो उसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो कम अमाउंट में होता है, जो रियल अमाउंट होता है उससे कम अमाउंट में ही होता है, ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, ताकि इससे बचा जा सके कि भाई आपके पास इतना एसेट, इतना पैसे आया कहां से। फॉर एग्जांपल अगर 50 करोड़ का कोई लैंड है तो आप गवर्नमेंट को दिखाओ कि भाई मैंने तो इसको 20 करोड़ में ही खरीदा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप 50 करोड़ रुपए लाए कहां से। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप 50,000 रुपए की मंथली सैलरी अगर आपके पास है और आपके घर में जो है आप महीने में 1 करोड़ रुपए आप कमा ले रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। और आपके पास अगर ये पैसों का सोर्स नहीं है तो फिर अगर आपने देखा होगा चारा घोटाले में लालू यादव से तो यही तो पूछा गया था कि भाई आपके पास इतना पैसा कहां से आया, तो उन्होंने जो बातें कही थी वो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो व्हाट आर द इंपैक्ट्स एंड ब्लैक मनी, तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट क्लियर करता है। पहले तो 2.3% जो है हमारी इकोनॉमी का तो ब्लैक मनी ही है। अब सोचो कि भाई 2.3%, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की, 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की हमारी 2.3% कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ब्लैक मनी जो है इकोनॉमिक जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी उसको हैम्पर कर रहा है। साथ ही साथ सोशल इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहा है कि रिच जो है बहुत ज्यादा रिचर हो रहा है और पुअर बहुत ज्यादा पुअर हो रहा है, तो रिच और पुअर के बीच में जो गैप जो है और वाइडन हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहा है। सिक्योरिटी इंपैक्ट मतलब कह सकते हैं टेररिज्म, नक्सलिज्म, ये सब जो है जितने भी ये सब जो इंसर्जेंसी है या जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं इसमें जो है सबसे ज्यादा पैसे जो है ब्लैक मनी वाले ही यूज किए जाते हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट्स में क्या होगा, इलेक्शन के टाइम में आप देखते हो कि इलेक्शन के टाइम में सबसे ज्यादा जो है ब्लैक मनी का यूज होता है, चाहे वो लीकर में हो या फिर किसी भी तरीके का जो है फेवर देना हो, जो भी वोटर्स हैं उनको अगर लुभाना हो उनको, तो उनको कैश पैसे देना हो, 500-500 रुपए के नोट बांट देते हैं, लीकर बांट देते हैं, दारू की बोतलें बांट देते हैं, तो ये सब कहां से होता है, ये सब ब्लैक मनी का ही यूज होता है इसमें। ठीक है, और अगर इसमें देखें व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेजर, गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए हैं ताकि ब्लैक मनी को हम लोग कर्टेल कर सके, ब्लैक मनी को खत्म कर सके। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स, चाहे वो हमने सीबीडीटी का जो है बोर्ड सेटअप किया हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट, या डिमोनेटाइजेशन किया हो 2016 में जो है 8 नवंबर को जो है हमने डिमोनेटाइजेशन किया था। और डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे एकमात्र मकसद यही था, हमने जो है 500 रुपए और 1000 के नोट जो है बंद कर दिए थे और उसके जगह पे नए 500 और 2000 के नोट निकाले थे। हालांकि 2000 का नोट जो है अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब सिर्फ 500 का ही नोट हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो ये कारण यही था कि भाई जितने भी मिलिटेंसी एक्टिविटीज हो रहे हैं, नक्सलाइट एक्टिविटीज हो रहे हैं, उन सबको कर्व करने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे फोर्स्ड करेंसी जो चल रही थी, जो जाली करेंसी चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए जो हमने डिमोनेटाइजेशन किया था। हालांकि इसका जो है कंट्रोवर्सी भी है, कंट्रोवर्सी ये है कि भाई जितने भी नोट्स जो हमारे इकोनॉमी में रन कर रहे थे वो सारे जो है हमने वापस ले लिए, है ना, वो सारे जो है वापस आ गए आरबीआई के पास, बैंक के पास। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, दीज आर सम ऑफ द रूल्स। ये बहुत कुछ ऐसे बनाए गए, चाहे डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो। अब देखे होगा कि यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, या फिर डिजिटल जो हम लोग पेमेंट यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ब्लैक मनी को कटेल करने के लिए। आप देखिए होगा कि जो है एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर जो है एक सब्जी बेचने वाले तक जो है डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कर्विंग द मेनेस ऑफ ब्लैक मनी। मेनेस ऑफ ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। और अभी देखिए होगी गांव में या फिर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी डिजिटल पेमेंट को नहीं अपनाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम फ्रॉड। उनको लगता है कोई फ्रॉड हो जाएगा उनके साथ, उनके पैसे चुरा लिए जाएंगे। तो थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी और सिक्योरिटी की जरूरत है लोगों को बताने की कि भाई आपके पैसे जो है वो अकाउंट में सेफ और सिक्योर रहेंगे, आप डिजिटल पेमेंट का यूज कर सकते हो। तो देयर इज नीड टू मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। There are some other methods। ये बहुत सारे एक्ट्स हमने पास किए, चाहे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट हो 2017 का, जीएसटी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर नया सेक्शन ऐड करना हो उसको भी हमने ऐड किया है। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड जिसको हमने यूज किया। या फिर हमने कन्वेंशन भी साइन किया है, वियना कन्वेंशन, अगर आपको याद हो 1980s का, तो वियना कन्वेंशन में भी हमने जो है मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने की बात की। या फिर पीएमएलए जो एक्ट है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है टू कर्ब द मनी लॉन्ड्रिंग।
तो आज की क्लास में हमने जो है मनी लॉन्ड्रिंग और जो है हमने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ब्लैक मनी से रिलेटेड उनको समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप क्या सोचते हो मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आज की क्लास में बताएं, जो भी आपके व्यूज और जो भी आपके ओपिनियंस हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। विल मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।